हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में बात की गई थी स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में। जब ईंट बनकर तैयार हो जाती है तब हम उसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारी ईंट कहीं कमज़ोर तो नहीं है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, उस पर आने वाला लोड वह सह सकेगी या नहीं, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है। इन सब का हम टेस्ट करते हैं ब्रिक्स यूज़ करने से पहले। तो आइए देखते हैं, हमारे कुछ कॉमन टेस्ट हैं ब्रिक्स के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारे ये टेस्ट हैं ये IS 3495/1992 के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टेस्ट हैं हमारे। तो पहला है हमारा डायमेंशनल टेस्ट, परिमाप परीक्षण, ईंट का परिमाप परीक्षण। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। तीसरा है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जल अवशोषण परीक्षण। चौथा है इफ्लोरेसेंस टेस्ट, उत्फुल्लन, इसे लौना भी बोलते हैं, लौना, तो लौना परीक्षण। पांचवा है हमारा इम्पैक्ट टेस्ट, प्रभाव परीक्षण। छठवां है साउंडनेस टेस्ट, ध्वनि परीक्षण। सातवां है हार्डनेस टेस्ट, कठोरता परीक्षण। आठवां है स्ट्रक्चर टेस्ट, संरचना परीक्षण। इन 8 टेस्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला परीक्षण है हमारा डायमेंशनल टेस्ट। उसके पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लिखे हुए हैं उन्हें हम देख लेते हैं क्या है। तो इसमें है परीक्षण के लिए ईंट, मतलब जो हम टेस्ट करने वाले हैं उसके लिए जो ईंट होती है वह लॉट से बिना विचारे, मतलब बिना कोई विचार किए उठानी चाहिए। लॉट का मतलब होता है हमारा जहाँ हमारी ईंट बनती है, बर्निंग होती है, वहाँ काफ़ी ढेर सारी, काफ़ी भारी मात्रा में ईंट होती है तो हम उन्हें लॉट बोलते हैं, जहाँ ढेर सारा भंडार होता है ईंट का। और ये दूसरा पॉइंट हमारा 10,000 ईंटों के लॉट से 20 और 50,000 के लॉट से 50 ईंटें अवश्य लेनी चाहिए। मतलब जो हम टेस्ट करने वाले हैं, परीक्षण करने वाले हैं ईंटों का, तो जो उनका लॉट होता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अधिक मात्रा में ईंटें होती हैं, यदि हमारा 20,000 का लॉट है तो उसमें से यदि हमारा 10,000 का लॉट है तो उसमें से हम 20 ईंट लेंगे, और यदि हमारा 50,000 का लॉट है तो उसमें से हम 50 ईंटों को बिना विचार किए कहीं से भी उठा लेंगे जांच करने के लिए। तो आइए देखते हैं, पहला है हमारा डायमेंशनल टेस्ट। आइए देखते हैं क्या होता है यह। तो आप जानते हैं कि हमारे जो मॉड्यूलर ब्रिक्स की जो साइज़ होती है, स्टैंडर्ड साइज़ जो होती है वह होती है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, सब जानते होंगे। तो एक घान मतलब एक बैच से 20 ईंटें लें, जहाँ ईंटों का बैच बना है एक बैच से 20 ईंटें ले लें और उनको लंबाई मतलब स्ट्रेचर, ये हमारी ब्रिक्स है तो इसका जो ये वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं स्ट्रेचर, और जो चौड़ाई वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं हीडर। इसे बोलते हैं स्ट्रेचर और इसे बोलते हैं हीडर। तो हम इनको 20 ईंट ले लें और इनको लंबाई में मतलब इनको स्ट्रेचर में एक साथ सटाकर और नाप लें, मतलब 20 ईंटों को लेकर उन्हें स्ट्रेचर में एक साथ सटा कर रख लें और नाप लें। तो जब हम जो इसकी जो स्ट्रेचर होगी, इसकी जो लंबाई होगी कितनी होगी, इसके हिसाब से 19 सेंटीमीटर होगी। और जब हम 20 ईंटें लेंगे तो 19 × 20 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 380 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 380 सेंटीमीटर।
तो हम इन्हें स्ट्रेचर में सटा कर रख देते हैं और नाप लेते हैं। तो इनकी जो कुल लंबाई होती है हमारी 380 ± 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब इनमें ±8 का वेरिएशन अगर है तो ईंट हमारी सही है। तो ईंट हमारी सही है और अच्छी क्वालिटी की ईंट है। यदि इसमें ±8 का वेरिएशन है तो हमारी जो ईंट है वह अच्छी क्वालिटी की ईंट है। अब हम इसे स्ट्रेचर में तो हम रख चुके हैं, अब इन्हें हम चौड़ाई में रखते हैं, मतलब उन्हें उनके हीडर में रखते हैं ईंट, मतलब ऐसे ऐसे रखते हैं ईंट को सटाकर, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। तो हीडर को हम मोटाई बोलते हैं। इन जो 9x9 जो होता है, इनकी चौड़ाई और मोटाई दोनों बराबर होती है। तो इन्हें चौड़ाई में या मोटाई में सटाकर रख लें और इनको भी नाप लें। तो यह जो लंबाई होनी चाहिए हमारी 180 ± 4 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो हम करेंगे 9 × 20, तो आ जाएगा हमारा 180 सेंटीमीटर। तो इनकी जो लंबाई में वेरिएशन होगा ±4 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारी ब्रिक्स। ये हमारा स्ट्रेचर वाला पोर्शन है, मतलब इसकी जो लेंथ है वह 19 सेंटीमीटर है। इस तरह हम 20 ईंटों को लगातार बिना गैप के रख लेंगे और उनको मेज़र कर लेंगे। तो कितना आना चाहिए, यह 380 ± 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसी तरह हम इनको हीडर में, मतलब इनकी चौड़ाई या मोटाई में रख लेते हैं 20 ईंट को, और इनकी भी लंबाई हम ले लेते हैं। तो यह कितना आना चाहिए हमारा 180 ± 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम डायमेंशनल टेस्ट के लिए कितनी ईंटों को लेते हैं, यह हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो हम डायमेंशनल टेस्ट के लिए हम 20 ईंट को लेते हैं, 20 ब्रिक्स हम डायमेंशनल टेस्ट के लिए लेते हैं। अब दूसरा है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, संपीड़न जांच परीक्षण। तो इसको तो हम करते हैं लैब में करते हैं, और इसके लिए हम संपीड़न जांच मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 5 ईंट को ले लेते हैं और इन्हें 24 घंटे पानी में भिगो देते हैं। अब पानी से निकालकर इनकी सतह पर सीमेंट मसाला, मतलब मोर्टार लगाते हैं। जैसे हम चिनाई करते हैं ईंटों की, तो ईंट की जो चिनाई करने से पहले हम ईंटों को क्या करते हैं, तराई करते हैं, मतलब भिगोते हैं उन्हें अच्छी तरह से, और फिर उनको लगाकर उन पर क्या करते हैं, मसाला मोर्टार लगाते हैं, फिर दूसरी ईंट को रखते हैं। उसी तरह यह भी है, यह परीक्षण। तो 24 घंटे पानी में भिगो देते हैं। अब इनकी सतह पर सीमेंट मसाला, इनका जो रेशियो होता है सीमेंट और सैंड का 1:3 होता है, और 24 घंटे ऐसे ही रहने देते हैं। मतलब इनकी जो दोनों सतह पर, ये हमारी ब्रिक्स हो गई, इसकी ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों पर हम मोर्टार को लगा देते हैं और 24 घंटे ऐसे ही रहने देते हैं। और उसके बाद मतलब 24 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो मोर्टार है वह अच्छी तरह से सेट हो जाएगा ब्रिक्स पर। अब इनको 2 से 3 दिन के लिए पानी में डाल देते हैं, मतलब 72 घंटे, लगभग 72 घंटे के लिए हम इन्हें पानी में डाल देते हैं। इसके बाद मतलब 72 घंटे के बाद हम ईंट को निकाल लेते हैं पानी से निकाल कर मशीन में रख कर परीक्षण करते हैं। पानी से निकाल लेंगे जब पानी सूख जाएगा, मतलब जब ब्रिक्स से पानी सोख लेगा अंदर, तब हम इसे क्या करते हैं, मशीन में रख लेते हैं, मतलब संपीड़न जांच मशीन में रख कर परीक्षण करते हैं। मशीन में ईंट रखते समय ईंट के ऊपर व नीचे समतल प्लाई शीट रखते हैं। मतलब हम एक ईंट के ऊपर और नीचे
क्या करते हैं, एक वुड की प्लाई रखते हैं जिसकी जो थिकनेस होती है लगभग 4 mm होती है, इसको रखा जाता है। अब मशीन को चालू करके ईंट पर 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से भार डालते हैं। मशीन को चालू करते हैं और मशीन पर 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से इस पर भार डालते हैं। भार को हम तब तक लगाए रहते हैं जब तक ईंट की सतह पर दरारें मतलब क्रैक्स नहीं हो जाती। भार को तब तक प्रति मिनट की दर से पर मिनट की दर से बढ़ाते जाते हैं जब तक इनकी जो सतह होती है उन पर क्रैक्स नहीं दिखाई देते, तब तक हम क्या करते हैं, भार को लगाए रहते हैं और बढ़ाते जाते हैं। अब पांचों ईंट की सामर्थ्य का औसत लेकर फिर इसकी संदलन सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। मतलब संदलन का मतलब जिस पर वह क्रैक्स करना शुरू करता है। 5 ईंट लेते हैं तो एक एक करके मशीन पर रखते हैं। पांचों ईंट एक साथ नहीं रखते हैं, एक बार में केवल एक ही ईंट को मशीन पर रखकर टेस्ट किया जाता है। ईंटों की जो संतुलन सामर्थ्य होती है यह बराबर होती है क्रैक्स के समय का भार, मतलब जितने भार पर हमारी ईंट पर क्रैक्स दिखाई देने लगते हैं उसका भार बटे में ईंट का आधार क्षेत्रफल। ईंट की जो संतुलन सामर्थ्य होती है वह क्रैक्स के समय का भार और ईंट का आधार क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होती है। और ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट नोट है, देखिए क्या है इसमें। हस्त निर्मित ईंट की संतुलन सामर्थ्य 30 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होनी चाहिए। जो हाथों से बनाई जाती है, मोल्डिंग की जाती है हाथों से ही, उनकी जो संतुलन सामर्थ्य होती है वह 30 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होनी चाहिए। और जो हमारी मशीन से मोल्डिंग होती है उसकी जो मशीन निर्मित ईंटों की जो संतुलन सामर्थ्य होती है वह 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक हो सकती है। तीसरा है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जल अवशोषण परीक्षण। तो इस परीक्षण में ईंटों को पहले शुष्क स्थिति में, मतलब जो जैसे ही हमारी ईंटें होती हैं शुष्क स्थिति में, वैसे ही एक बार उन्हें क्या करते हैं, तौल लेते हैं। इसका भार हम मान लेते हैं W1 है और फिर इसे 24 घंटे के लिए पानी में डाल देते हैं और 24 घंटे के बाद गीली स्थिति में, 24 घंटे के बाद वह पानी सोख लेगी और उसका वेट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, फिर से तौल लेंगे और माना इसका भार क्या है, तब W2 है। अब सूखी और गीली स्थिति के बीच का अंतर, मतलब सूखी स्थिति में हमारी ईंट का भार क्या है और गीली स्थिति में ईंट का जो भार है, उन दोनों का अंतर ईंटों द्वारा अवशोषित पानी के रूप में मापा जाता है। फिर जल अवशोषण की प्रतिशत मात्रा निर्धारित की जाती है, मतलब दोनों के भार का अंतर निकालकर जल अवशोषण प्रतिशत मात्रा ज्ञात की जाती है। तो जल अवशोषण बराबर होता है W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100%। भीगी हुई ईंट का भार, सूखी हुई ईंट का भार और बटे में सूखी हुई ईंट का भार गुणे 100 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ईंट हमारी कितना जल अवशोषित की है उसका प्रतिशत आ जाता है। और ईंटों द्वारा कम पानी की खपत, मतलब जो ईंटें हमारी कम पानी को ऑब्जॉर्व करती हैं, कम पानी सोखती हैं, तो वो क्या होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, अच्छी क्वालिटी को प्रदर्शित करती हैं ईंट की। यदि एक ईंट अपने भार का 20% से अधिक पानी का अवशोषण नहीं करती, मतलब 20% से कम पानी सोखती है, अपने भार का 20% से कम पानी को ऑब्जॉर्व करती है, तो वह अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता की ईंट कहलाती है। तो आप जानते होंगे हमारी एक ईंट का भार कितना होता है। तो हम एक ईंट का जो भार होता है वह 2.75 से 3 kg होता है। एक ईंट का जो भार होता है हमारा 2.75 से 3 kg तक होता है।
चौथा है हमारा इफ्लोरेसेंस टेस्ट, उत्फुल्लन परीक्षण, इसे लौना भी कहते हैं, लौना परीक्षण। तो यह परीक्षण ईंटों में उपस्थित क्षारीय पदार्थों, मतलब उसमें जो लवण उपस्थित हैं, साल्ट उपस्थित हैं, इनको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब यह ज्ञात किया जाता है कि इन ईंट में क्षारीय पदार्थ हैं या नहीं, इन्हें ज्ञात करने के लिए हम इफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं यह टेस्ट क्या है। तो इसके लिए एक ट्रे लेते हैं, मतलब एक प्लेट लेते हैं, और प्लेट में 25 mm गहरा पानी भरकर ईंट को हीटर के बल पर ट्रे में खड़ा कर देते हैं। हीटर के बल पर खड़ा कर देते हैं। कुछ समय बाद जब ईंट पानी को सोख लेती है, जब पानी में खड़ा करेंगे हम सूखी ईंट को तो वो पानी तो सोख लेगी ही, और जब पानी पूरा हमारा सूख जाता है तो उस पर क्या करते हैं, पुनः पानी डाल देते हैं 25 mm गहराई तक, उतनी ही गहराई तक पानी डाल देते हैं फिर से। और इस पानी के सूखने पर, मतलब जो दोबारा हम पानी डाले हैं उसमें, इसे के सूख जाने पर ईंट की जांच करें। यदि ईंट पर भूरे सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे हों तो ईंट में हानिकारक लवण उपस्थित हैं, और ऐसी ईंट जो होती है हमारी चिनाई के लिए उपयुक्त नहीं होती। चिनाई के लिए ऐसी ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ईंट में क्या उपस्थित हो सकते हैं लवण के रूप में? तो ईंट में हमारे उपस्थित हो सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट उपस्थित होते हैं। तो जो ईंट होती है हमारी लवण से युक्त होती है, मतलब उसमें लवण होते हैं, और इनके सल्फेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट और मतलब एंड कार्बोनेट अगर हैं तब इनमें क्या होंगे, क्षारीय पदार्थ होंगे। और इनकी जो मात्रा होती है हमारी, यदि 5% 0.05% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक है तब इसमें इफ्लोरेसेंस आएगा, और अगर इतना है तो इतना 0.05% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो इस इफ्लोरेसेंस, मतलब इसमें जो लवण उपस्थित हैं ये सब, तो इस पर क्या आ जाएंगे, धब्बे आ जाएंगे। और जो हमारी फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स होती है, वह इफ्लोरेसेंस से मुक्त होती है, पूर्णतः मुक्त होती है। इस पर जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स होती है, इस पर लौना या उत्फुल्लन नहीं लगता है। पांचवा टेस्ट है हमारा इम्पैक्ट टेस्ट। फिर आइए देखते हैं क्या है इसमें। इस परीक्षण में कुछ ईंटों को 1 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि ईंट जो है टूट जाती है तो यह कम इम्पैक्ट वैल्यू को प्रदर्शित करती है। मतलब जो हमारी बेकार ईंट होती है, थर्ड क्लास की जो ईंट होती है हमारी, उनकी क्या होगी, इम्पैक्ट वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और ऐसी ईंट जो होगी हमारी निर्माण कार्य के लिए उपयोग नहीं की जाएगी। मतलब फर्स्ट क्लास की ईंट की जो इम्पैक्ट वैल्यू होती है वह अधिक होती है, उसी प्रकार जो थर्ड क्वालिटी की हमारी ब्रिक्स है उसकी इम्पैक्ट वैल्यू क्या होगी, कम होगी। 1 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर यदि हमारी ईंट टूट जाती है तो वह कम इम्पैक्ट वैल्यू को प्रदर्शित करेगी, और अगर नहीं टूटती है तो वह अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स होगी हमारी। छठवां है हमारा साउंडनेस टेस्ट। तो इस परीक्षण में बिना विचारे 2 ईंट लें और दोनों को आपस में टकराएं। यदि यह धात्विक ध्वनि, मेटालिक साउंड उत्पन्न होता है और ईंट न टूटे, मतलब टकराने से उनमें मेटालिक साउंड उत्पन्न होता है और वह टूटती भी नहीं, टकराने से न टूटें, तो यह अच्छी गुणवत्ता वाली ईंट को प्रदर्शित करता है। 7वां टेस्ट है हमारा हार्डनेस टेस्ट, कठोरता परीक्षण। यह परीक्षण ईंटों की कठोरता को जानने के लिए किया जाता है।
ईंटों की कठोरता ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। इस परीक्षण में ईंट की सतह पर किसी कठोर चीज़ से खरोंच बनाई जाती है, जैसे हमारी कील हो गई, कीली हो गई, हमारी कील बोलते हैं जो लोहे की होती है, और भी किसी चीज़ से आप जो कठोर हो उससे आप खरोचें, ईंट की सतह पर खरोचें, तो अगर यदि खरोच बन जाती है, मतलब खरोच का निशान बन जाता है, खरोच का निशान बन जाता है तो अच्छी गुणवत्ता वाली ईंट नहीं मानी जाती है। यदि खरोच का निशान नहीं बनता है, यदि सतह पर कोई निशान नहीं बनता है तो इसे अच्छी गुणवत्ता वाली ईंट, मतलब अच्छी क्वालिटी की ईंट मानी जाती है। यदि निशान बन जाएगा तो वह पुअर क्वालिटी की ब्रिक्स होगी, और निशान नहीं बनेगा तो हमारी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स होगी, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास की ब्रिक्स होती है। फर्स्ट और सेकंड क्लास की जो ब्रिक्स होती है हमारी, इस पर क्या होता है, अगर आप इनकी सतह पर खरोंच बनाएं तो इन पर खरोंच का निशान नहीं बनता है। ये आप देख सकते हैं, इस पर इससे निशान बनाया जा रहा है, इससे निशान बनाया जा रहा है, और देखिए इस पर निशान क्या हुए हैं, बन गए हैं, तो यह हमारी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स नहीं होगी। अब 8वां और लास्ट टेस्ट है हमारा स्ट्रक्चर टेस्ट। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इस परीक्षण में एक ईंट को फ्रैक्चर करते हैं, मतलब एक ईंट को क्या करते हैं, बीच से तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं बीच से, तो यह हमारी ऐसी हो जाएगी। ईंट को तोड़ देते हैं और ईंट की जांच की जाती है। तोड़ने के बाद जो उनकी रफ़ सतह होती है, रफ़ सरफेस बन जाती है, तो उनकी जांच करते हैं। यदि ईंट में कोई छेद है या कोई दरार हमें दिखाई देता है तो इसे ख़राब गुणवत्ता, मतलब पुअर क्वालिटी वाली ईंट माना जाता है। मतलब ईंट को तोड़ते हैं और उनकी जो रफ़ वाली सरफेस होती है तोड़ने पर जो प्राप्त होती है, वहाँ हम अच्छी तरह से देखते हैं। यदि उन पर कोई होल हैं या कोई क्रैक्स हैं तो वह हमारी पुअर क्वालिटी वाली ब्रिक्स मानी जाती है। देखिए इस प्रकार हम देखते हैं, ईंटों को हम तोड़ तोड़ कर रखे हैं, तोड़ कर रख लेते हैं और उन्हें अच्छी तरह से जांच करते हैं। इनमें कोई होल, कोई क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए, तो वह हमारी होगी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स। और ये है हमारा संपीड़न जांच मशीन। यहाँ हम ब्रिक्स को रखते हैं, यहाँ हम ब्रिक्स को रखते हैं और ब्रिक्स के नीचे और ऊपर क्या रखते हैं, प्लाईवुड रखते हैं, पतली प्लेट रखते हैं प्लाईवुड की। इसकी थिकनेस हमारी होती है 4 mm लगभग। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर लोड अप्लाई करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, डायमेंशनल टेस्ट क्या होता है। इसमें हम एक बैच से 20 ईंट लेते हैं, उन्हें पहले हम स्ट्रेचर में लगाकर उनकी माप ले लेते हैं और फिर उन्हें हीडर में लगाकर उनकी माप ले लेते हैं। स्ट्रेचर में लगाने पर उनकी जो माप आती है उसमें ±8 तक अगर वेरिएशन हो रहा है तो हमारी वह अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स है, और हीडर में लगाने पर, चौड़ाई में लगाने पर अगर हमारा ±4 का वेरिएशन हो रहा है तो भी हमारी वह अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, इसे हम संपीड़न जांच मशीन से करते हैं, जिसका डायग्राम हम आपको दिखा चुके हैं। और इसका जो फार्मूला है, यह ईंट की संतुलन सामर्थ्य = क्रैक्स के समय का भार अपॉन ईंट का आधार क्षेत्रफल। तो हमारे जो हस्त निर्मित ईंट होती है, हाथ के द्वारा जो मोल्ड की जाती है, उनकी जो सामर्थ्य होती है हमारी 30 से 150 kg/cm² तक होती है। और जो जिनकी मोल्डिंग मशीन से होती है उनकी जो सामर्थ्य होती है हमारी कितनी होती है, 300 kg/cm² से अधिक होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जल अवशोषण परीक्षण में क्या करते हैं, ये हमारा W2 जो हो जाएगा हमारा वेट ब्रिक्स का वेट हो जाएगा, और W1 हमारा ड्राई ब्रिक्स का वेट हो जाएगा। इनका जो अंतर है, और W1 ड्राई ब्रिक्स के वेट से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन आ जाएगा।
इफ्लोरेसेंस जो टेस्ट होता है इसमें हम क्या करते हैं, ईंटों को एक ट्रे में स्ट्रेचर के आधार पर खड़ा कर देते हैं और प्लेट में क्या करते हैं 25 mm गहरा पानी भर देते हैं। इफ्लोरेसेंस टेस्ट जो होता है हमारा कुछ इस तरह से होता है। ये हमारी हो गई ट्रे, इसमें हम 25 mm गहरा पानी भर देते हैं और ईंटों को स्ट्रेचर के बल पर खड़ा कर देते हैं। जब यह पानी सोख लेता है तब इसमें पुनः फिर से पानी ऐड कर देते हैं 25 mm गहराई तक। 25 mm गहराई तक पानी डालते हैं इसमें और इस पानी के सूखने पर ईंट की जांच करते हैं। यदि ईंट पर भूरे सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो ईंट में हानिकारक लवण उपस्थित हैं। तो हानिकारक लवण जो हमारे होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के सल्फेट और कार्बोनेट होते हैं। इनकी जो मात्रा होती है हमारी ईंट में 0.05 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ईंट के भार का 0.05% से अधिक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इम्पैक्ट टेस्ट है हमारा, इसमें हम ईंट को क्या करते हैं 1 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं। यदि ईंट जो है हमारी टूट जाती है तब यह कम इम्पैक्ट वैल्यू को प्रदर्शित करती है और यदि ईंट नहीं टूटती है तो यह अच्छी क्वालिटी की ईंट को प्रदर्शित करती है। और जो हमारी कम इम्पैक्ट वैल्यू आती है, मतलब जो हमारी ईंट टूट जाती है, ऐसी ईंट निर्माण कार्य के लिए उपयोग नहीं की जाती। छठवां है हमारा साउंडनेस टेस्ट। इस परीक्षण में बिना विचारे 2 ईंट लें और ईंटों को आपस में टकराएं। यदि मेटालिक साउंड उत्पन्न होता है और ईंट टूटती नहीं है तो यह अच्छी क्वालिटी की ईंट को प्रदर्शित करती है। हार्डनेस टेस्ट क्या है? यह परीक्षण ईंटों की कठोरता को जानने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम ईंट पर खरोच बनाते हैं किसी कठोर चीज़ से, या अपने हम नेल्स से भी खरोच बना सकते हैं इसकी सतह पर। यदि खरोच का निशान बन जाता है तो यह अच्छी क्वालिटी की ईंट नहीं होती है। ऐसी ईंट को हम यूज़ नहीं करते हैं। और 8वां है हमारा स्ट्रक्चर टेस्ट। इस परीक्षण में एक ईंट को तोड़ा जाता है। 1 ईंट या 2 ईंट, जितना भी आपको तोड़ना हो, जितने का आपको टेस्ट करना हो उसको आप तोड़ लीजिए और उसको अच्छी तरह से जांच कीजिए उसकी, जहां उसका रफ सरफेस है। और यदि इस पर होल दिखाई दे रहे हैं और दरारें दिखाई दे रही हैं तो यह क्या होगी, ईंट जो हमारी होगी पुअर क्वालिटी की ईंट मानी जाएगी। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको जो बताना है, अपड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट नील में क्या डिफरेंस होता है? अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट नील में क्या डिफरेंस होता है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वह है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा इफ्लोरेसेंस टेस्ट। इफ्लोरेसेंस टेस्ट क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? ये 2 क्वेश्चन हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहला हमारा क्वेश्चन था अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट नील में क्या अंतर होता है, और दूसरा क्वेश्चन है इफ्लोरेसेंस टेस्ट हम क्यों करते हैं। थैंक यू।